जय हिंद साथियों। जानते हैं कि जिस प्रकार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और कुछ डेटा आपको बताना चाहती हूँ। आप जानते हैं कि भारत दूसरे नंबर पर पहुँच चुका है। अमेरिका जो यूएसए जो पहले नंबर पे है, उनके यहाँ अब तक 65 लाख केसेस हो चुके हैं और हमारे यहाँ 45 लाख केसेस क्रॉस किया जा चुका है। समझ लीजिए 46 लाख केसेस होने वाले हैं। दुनिया में सबसे अधिक नए केस प्रतिदिन जिस देश में आ रहा है वो भारत है। फ़र्क बताना चाहती हूँ। हमारे देश में आप जानते हैं कि 95,000 नए केस एक दिन में आए हैं। इसके विपरीत जो पहले नंबर पे है उनके देश में 10,000 से कुछ ज़्यादा केस आए हैं। जो तीसरे नंबर पे ब्राज़ील है, उनके 11,000 कुछ केस आए हैं। परंतु हमारे और उनके बीच में जो फासला है नए केसेस का, वो आपको बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा है। करीबन आप समझ लीजिए 74,000 से भी ज़्यादा। तो इस लिहाज से हम जिस तेज़ी से कह रहे थे ना फ्लैटन हो गया कर्व, ये कोई फ्लैटन नहीं हुआ कर्व, बल्कि जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं केसेस, ये चिंता का विषय है। मैं आपको ये बातें क्यों कह रही हूँ ये मैं अभी आपको बताऊँगी। आप देखिए कि सबसे ज़्यादा मौतें जो हैं वो भी भारत में हुई हैं। जो नई मौतों का आंकड़ा 1,000 से ज़्यादा एक दिन में वो भारत में है। और जो हमारे पीछे है वो पहले नंबर वाला देश यानी कि यूएसए, जिनके आधे हैं 500 से कुछ अधिक, हमारे 1,000 से भी ज़्यादा। और जो तीसरे नंबर का देश है उनके करीबन 200 मौतें हुई हैं, यानी कि हमारे यहाँ मौतें भी ज़्यादा हो रही हैं। अब एक्टिव केसेस की अगर मैं बात करूँ तो एक तरफ जो बातें हो रही हैं कि किस प्रकार से हमारे यहाँ लोग ठीक भी हो गए, तो मैं आपको बता दूँ कि 35 लाख से कुछ ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं हमारे देश में। मगर इसके विपरीत अगर आप देखें तो यूएसए में 38.5 लाख से कुछ ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। और हमारे यहाँ इस वक्त जो एक्टिव केसेस हैं वो 9,40,000 हैं। हम इस वक्त करीबन 1 लाख पीछे हैं यूएसए से, परंतु ब्राज़ील से हम काफ़ी आगे हैं। 35,000 ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं हमारे यहाँ। अब जो क्रिटिकल केसेस हैं इस वक्त पूरे भारत में, ये जो आंकड़ा अस्पतालों से आया है वो 9,000 के करीब है और हम इसमें भी दूसरे स्थान पे हैं। आपको बता दूं टेस्टिंग के मामले में, अगर मैं पहले 15 देख रही हूँ, 14-15 अगर आप देश देखें तो आपको ये बता दूं कि हम सबसे पीछे हैं। क्यों? क्योंकि हर 10 लाख पे जो मौतें हो रही हैं वो बता रही हूँ पहले मैं आपको, वो 55 है। मतलब हर 10 लाख पे 55 मौतें हो रही हैं। और टेस्टिंग का आपको बता दूं कि हर 10 लाख पे हम अभी भी पीछे हैं, क्योंकि यूएसए में 2,70,000 टेस्टिंग हो रही है हर 10 लाख पे। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 25% से भी ज़्यादा है ये, और 30% के करीबन। हमारे यहाँ हर 10 लाख पे करीबन 38,286 टेस्ट हो रहे हैं। हम बहुत पीछे हैं। और ब्राज़ील जो हमसे पीछे है वो भी अगर आप देखें 67,691 केसेस कर रहा है प्रति 10 लाख। रशिया में 2,70,000 से भी ज़्यादा टेस्ट होते हैं हर 10 लाख लोगों पर। और पेरू छोटा सा देश है, वहाँ पे भी हर 10 लाख लोगों पर 1,03,721 लोगों की टेस्टिंग होती है हर 10 लाख लोगों में से। कोलंबिया में हर 10 लाख लोगों में से करीबन 60,000 लोगों की टेस्टिंग होती है। और उसी तरह से साउथ अफ्रीका में करीबन 64-65,000 टेस्टिंग होती है। परंतु मैंने आपको जैसा बताया हम बहुत पीछे हैं। 38,286 टेस्ट होते हैं हर 10 लाख पे। और जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं वो
बेहद चिंता का विषय है। आप कहेंगे कि इसमें चिंता का विषय क्या है, तो आपको ये बता दूं, जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। एक बात बार बार कही जा रही है मॉर्टैलिटी रेट के बारे में कि बहुत कम लोग हैं हमारे यहाँ जिनकी मृत्यु हो रही है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डेटा नहीं आ रहा है, मगर अगर हमारे यहाँ भी मॉर्टैलिटी रेट कम है तो कब तक ये रहेगा। हमारे जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उन पे दबाव पड़ चुका है और अब आपको समझदारी करनी है। मैं किसी के ऊपर दोष लगाने के मूड में नहीं हूँ, मैं केवल आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप भी संभलिए। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बता दूं कि उत्तराखंड के जो केसेस हैं एकदम अचानक से बढ़ गए। एक एडवाइज़र टू मुख्यमंत्री के एक सलाहकार की मृत्यु होने के बाद लोग परेशान हुए, और भी लोगों की मृत्यु हो रही है, ऐसा नहीं कि औरों की नहीं हो रही। लेकिन अब ओएसडी उर्वा दत्त जी जो अपने कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी पत्नी भी भर्ती हुई थी पिछले रविवार को, और कल यानी कि बुधवार को उनकी मृत्यु हो गई, जो बहुत ही दुखद है, हम सब के लिए बड़ा दुखद है। और इसी वजह से कह रही हूँ कि आप लोग खुद को खुद संभालिए, क्योंकि आपको आत्मनिर्भर होने के लिए छोड़ भी दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनके विधायक क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं संपूर्ण लॉकडाउन करा जाए उत्तराखंड में। और डीजी स्वास्थ्य जो है उर्मिला उप्रेती, उन्होंने क्या जवाब दिया है कि ये कोई सल्यूशन नहीं है। अब आप समझ लीजिए, इसका मतलब है अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस बात को कह रहे हैं तो इसका मतलब है वे जानते हैं कि स्थिति नियंत्रण के बाहर हो सकती है और हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर दबाव पड़ रखा है और हम शायद स्थिति को ठीक तरह से नहीं संभाल पाए। आपको बता दूं कि उत्तराखंड में 27,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। करीब 20-21 दिन जो है वो डबलिंग रेट है, यानी कि अगर आज 27,000 है तो 20 दिन के बाद यानी कि इस महीने के आखिर तक करीबन 54,000 केसेस हो सकते हैं, हो सकता है। और जो ये रेट है, ये जो डबलिंग रेट, ये कम नंबर ऑफ डेज जो है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब 60,000 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मगर 60,000 तो आप मान के चलिए कि हो भी सकते हैं। आप अगर देखें कि मार्च के महीने में केवल 3 केसेस थे, वो भी बाहर से जो ट्रेनीज आए थे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के, वो संक्रमित पाए गए। लेकिन हमारी सरकार ने ना तो लॉकडाउन के समय ठीक प्रकार से तैयारी करी, और अब भी अपने होर्डिंग्स में अपनी तस्वीरें लगा रहे हैं। उसका क्या फ़ायदा है? अपनी तस्वीरें मुख्यमंत्री जी लगाना बंद करिए, वहाँ पे ये लगाइए कि लोगों को क्या करना है, सैनिटाइजर्स के बारे में बार बार बताइए, मास्क के बारे में बार बार बताइए, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बार बार बताइए। लोगों को प्रेरित करिए कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है वे अपना प्लाज्मा दे, और अपने डॉक्टर्स को, अगर वो ट्रेन नहीं है तो कुछ डॉक्टर्स को इमीडिएटली ट्रेनिंग भी करवाइए ताकि प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल हो सके। हमारे को, मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि कुछ लोगों को, एक महिला को प्लाज्मा की ज़रूरत थी, तो दिल्ली से 2 व्यक्ति आए थे अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। पूरे देहरादून में, पूरे उत्तराखंड में हमें कोई व्यक्ति नहीं मिला था। तो ये सारी चिंता का विषय है। और आप सभी को दोबारा से कहूँगी कि जिस प्रकार से ओएसडी उर्वा दत्त भट्ट जी की जो पत्नी वर्षा गुनियाल जी की मृत्यु हुई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को हिम्मत दे इस दुख की घड़ी में, इस कठिनाई के समय में, इस मुश्किल हादसे से उबरने के लिए। आपको मैं ये भी बता दूं कि वर्षा गुनियाल जी जो हैं वो शिक्षा विभाग में लेक्चरर थी, तो पढ़ी लिखी थी, सब कुछ था, मगर देखिए बीमारी होती है, इसलिए आपको सबको सावधान होना पड़ेगा। मैं जो देख रही हूँ आजकल सड़कों पे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, मुंह पे फैशन थोड़ी है मास्क को आप लटका के घूम रहे हैं। तो आप लोग सावधानी को बरतिए, सावधान होइए, बहुत सीरियस इशू है, ये समय अच्छा नहीं है। आपको पता है कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे थे वैक्सीन्स को लेकर, उन्हें रोक दिया गया है। इसलिए जब तक क्लिनिकल ट्रायल्स दोबारा से स्टार्ट नहीं होते तब तक ये जो संशय बना रहेगा कि कब ये वैक्सीन आएगा, ये रहेगा। इसलिए कुछ नहीं पता कि कब आएगा। अब देखिए हमारे जो विधायक है वो कह रहे हैं कि आप पूर्ण लॉकडाउन कर दीजिए उत्तराखंड में, और वहीं पे हमारे ही प्रदेश के जो HRD मिनिस्टर बने हुए हैं केंद्र में,
और जहाँ से वे उठे हैं वो एक टीचर थे। आज उनके पास बेहद बहुत कुछ है, बहुत कुछ। मुख्यमंत्री भी बने ना हमारे राज्य के। पता नहीं कैसे आप नेतागिरी में आते हैं और इतना कुछ आपका बन जाता है, मगर कमाल है, ये आपकी अचीवमेंट भी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि वे स्टूडेंट से इम्तिहान दिलवा रहे हैं और उन्हीं के विधायक भाजपा के उत्तराखंड के वो कह रहे हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन करा जाए। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति है। आपको बता दूं कि सचिवालय में भी जो कार्मिक सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है उनको सील कर दिया गया है, और जो अनुसचिव पीसी तिवारी जी हैं उनके भी तीनों कमरों को सील कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि शिक्षा सचिव IAS मीनाक्षी सुंदरम जी जो हैं वे भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, और सचिवालय में तैनात अधिकारियों में कोरोना के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। आपको बता दूं शिक्षा विभाग सचिव के जो ये कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जैसे ना पूरे विभाग में एकदम हड़कंप सा मच गया है। इससे पहले कृषि सचिव हरबंस सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, और IAS हरबंस सिंह चुग, संयुक्त सचिव नंदन सिंह, सचिव कार्मिक BS मनराल ये भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। और तिलू रौतेली हॉस्पिटल के जो इंचार्ज है डॉक्टर आलोक जैन वो भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। और देहरादून में जो कोविड का चिन्हित हॉस्पिटल है वो है तिलू रौतेली हॉस्पिटल। तो आप समझ सकते हैं कि आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसे हल्के में मत लीजिए, घर से बाहर तभी निकलिए जब बेहद आवश्यक हो। ये बीमारी ऐसी है कि हमारी सरकारें तो कम से कम मैं ये देख रही हूँ कि ये संभालने के लायक नहीं है, जितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि ऑर्गेनाइज करना नहीं आता है। ये बोल देते हैं कि बहुत सारे केसेस आएंगे। आप ये समझिए कि अगर टेस्टिंग करके बहुत सारे केसेस आते हैं तो आप उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, पर ये तो ऐसे कह रहे हैं आएंगे। अरे आएंगे का क्या मतलब? आप टेस्टिंग बढ़ाओ ना, टेस्टिंग बढ़ाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन संक्रमित है, आप उनको मॉनिटर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ये नहीं कर सकते हैं। और जो भक्त हैं उनको मैं ये कहूँगी कि आप घर पे बैठकर जो आप ये अंट-शंट के पोस्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, इसके आपको पैसे भी मिलते हैं, इसके स्क्रीनशॉट जब आप भेजते हैं, आप ये काम करिए, ये बेहतर होगा। बाहर मत निकलिए। और सभी से कहूँगी कि आत्मनिर्भर होने को मोदी जी ने कहा है ना, इसीलिए कहा है क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कोई भी सरकारें कहीं पे भी हो, वे स्थिति को नियंत्रण में नहीं ला सकेंगे, और इसका उनके पास कोई समाधान भी नहीं है। भाई उन्हें तो ट्रंप का कार्यक्रम कराना था। जब राहुल गांधी ने सावधान किया तो उन्हें कहना था ये तो डरा रहे हैं, कोई पैंडेमिक भारत में तो है ही नहीं। उसके बाद जमातियों के ऊपर ठीकरा फोड़ना था। आज देखिए किस प्रकार से अमित शाह भी गए हॉस्पिटल। किस प्रकार से बड़ा दुखद विषय है कि उत्तर प्रदेश के जो 3 मंत्री हैं उनकी मृत्यु हो गई कोरोना से, और भी कई जगहों पे हुई है। ईश्वर उन सभी की आत्मा को शांति दे, पर आप लोग जो हैं इनसे सीखिए और सावधान हो जाइए, और जो भी प्रिकॉशंस हैं उनको ठीक प्रकार से करिए, उन चीज़ों को करिए। मतलब सैनिटाइज़र, बार बार हाथ धोना, मुंह पे मास्क लगाना, ज़्यादा बाहर नहीं जाना, कहीं पे बाहर जाते हैं तो वापस आके नहाना धोना, इन सब चीज़ों को अवश्य करिए। और ज़रा सा भी आपको लगता है कि बुखार आ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करिए, फ़ोन पे करिए। ज़रूरी नहीं कि जाएं, कभी कभी जाना पड़ जाता है, मगर कोशिश करिए कि आप लोग घर पे रहकर इलाज करवाएं। दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार।